हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन के वैल्यू को 0 यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा को जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह बन जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो भी रैंडम वेरिएबल इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा स्टूडेंट्स, उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल जेड से। उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल जेड से। उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल जेड से। ओके, तो जो भी रैंडम वेरिएबल एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा उसको हम लोग स्मॉल जेड से डिनोट करेंगे। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल था वो तो एक्स था, तो अब हमको एक्स और जेड के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो वही नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि इफ ए वेरिएबल एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, द वेरिएबल जेड इज डिफाइंड एज। अगर एक्स एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसका मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तब हम z को डिफाइन कर सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। ओके, तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे समझने में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पहले हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बना लिए। ठीक है, कैसे बनाए? तो म्यू इज इक्वल टू 0 लिख दिए और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 मान दिए, बना लिए। और उसको हम क्या बना दिए? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बना दिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर हम कहें कि जो रैंडम वेरिएबल इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा उसको हम z से डिनोट करेंगे, x से नहीं। तो x जो रैंडम वेरिएबल था वो अलग है, यहां पर जो z रैंडम वेरिएबल है वो अलग है। z एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और x एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम x रैंडम वेरिएबल पढ़े हैं। ठीक है, जबकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल है वो z है। अब z रैंडम वेरिएबल और x रैंडम वेरिएबल के बीच में हमको एक रिलेशन चाहिए। तो वही कहता है कि अगर एक रैंडम वेरिएबल x किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो और उसका मीन म्यू हो और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हो, तो उस वेरिएबल उसको, उस रैंडम वेरिएबल x को हम z के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। ओके, अब ऐसा नहीं कि यहां पुट कर देना म्यू 0 और सिग्मा 1। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये z और x के लिए रिलेशन दिया हुआ है, जहां पर कि म्यू जो है वो x का है और सिग्मा जो है वो x का है, z का नहीं है। z के लिए जो था वो हम ऑलरेडी म्यू को 0, स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 मान करके कन्वर्ट कर चुके हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब उसके बाद अगर आपको कोई x वेरिएबल दिया हुआ है कि ये वेरिएबल x है और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है जिसका मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, और उसको आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाना है, तो आपको इस इक्वेशन का, इस रिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, अब इस z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा को हम और रेफर कैसे करते हैं? तो z स्कोर कह के हम इसको रेफर करते हैं। अब अगर इसका हम शेप देखेंगे तो शेप बिल्कुल वही रहेगा जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का था, बस जो एक्सिस है वो बदल जाएगा। एक्सिस जो हो जाएगा हमारा z। जो हमारा पीक पॉइंट था वो कहां पर लाई करता था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पीक था हमारा कर्व का वो लाई करता था x इज इक्वल टू म्यू पे। ओके, अब अगर इसको हम z में कन्वर्ट करेंगे तो हम रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा विच इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू बाई सिग्मा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो z होगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम कर्व में
कर्व में हम लोग और भी कई तरह का पॉइंट्स को फाइंड आउट किए थे, ठीक है, और भी कई तरह के पॉइंट्स को हम लोग फाइंड आउट किए थे, और भी कई तरह के पॉइंट्स को हम लोग फाइंड आउट किए थे। क्या क्या था? यहां पर था म्यू माइनस सिग्मा, यहां पर क्या था, यहां पर था x इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा। जब इसको z में कन्वर्ट करेंगे तो यहां रखो x इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा रखो, x इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा रखो, यहां पर z इज इक्वल टू x के जगह क्या रखेंगे, म्यू माइनस सिग्मा, उसके बाद फिर माइनस म्यू बटा सिग्मा, कट करके -1 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू -1। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था x इज इक्वल टू म्यू माइनस 2 सिग्मा, यहाँ z इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ओके, -2 आ जाएगा। यहाँ पर था x इज इक्वल टू म्यू माइनस 3 सिग्मा, यहाँ z इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा z इज इक्वल टू +1, z इज इक्वल टू +2 और z इज इक्वल टू +3। तो जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में x इक्वल टू म्यू माइनस 3 सिग्मा था, उसको इस x के जगह पर रखते गए और z का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ पर जो z है वो 0, 1, 2, 3 इधर है, और जब इधर जाइएगा तो 0, -1, -2, -3 इधर है। बाकी जो एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सेम है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम 1 मान लेंगे, तो इसका जो डेंसिटी फंक्शन होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, f ऑफ z, क्योंकि यहां पर रैंडम वेरिएबल क्या है, z है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, यहां x नहीं आएगा। तो f ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 पाई इंटू ई रेस टू पावर z स्क्वायर बाई 2, ओके। तो हम क्या किए, हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था उसके डेंसिटी फंक्शन में गए, मीन को 0 रखे, स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 रखे, और x के जगह पर z कर दिए, x के जगह पर z कर दिए। तो क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका हमको डेंसिटी फंक्शन मिल गया। इस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो f ऑफ z इज n0, 1। अगर हमको लिखना हो, किसी को बताना हो कि जो हमारा z है वह स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो f ऑफ z इज n,0, 1। 0 का जबकि क्या है, 0 मीन को डिनोट कर रहा है और 1 किसको डिनोट कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा को। अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना हो कहीं पर z इज इक्वल टू ए से लेकर के z इज इक्वल टू बी तक के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां, a से लेकर के b तक, ओके। अगर z इज इक्वल टू ए से लेकर z इज इक्वल टू बी तक अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इसी डेंसिटी फंक्शन को a से b तक हम इंटीग्रेट कर देंगे और z का वैल्यू ए बी के जगह हम रख देंगे, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं और ये डेंसिटी फंक्शन को डिनोट करता है। नेक्स्ट है कि हमारा इसका पर्पस क्या है, क्यों हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं जबकि हम ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। हम लोग इसलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं ताकि जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इंटीग्रेशन करने से अच्छा है, इंटीग्रेशन करने से अच्छा है कि हम उसको क्या करें, हम उसको कन्वर्ट कर दें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। हम क्या कर दें, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर दें, यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम इस एरिया चार्ट का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ओके। तो हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए पढ़ते हैं ताकि जब हमसे सवाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पूछा जाए, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन लंबा जाएगा, सॉल्यूशन आने में टाइम लगेगा,
तो हम अपने समय को बचाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट हमें मेंशन रहता है और हम इस चार्ट का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देखो x माइनस म्यू सिग्मा, x माइनस म्यू बटा में सिग्मा, यानी कि z इज इक्वल टू का जो रिलेशन है x माइनस म्यू बटा में सिग्मा, उसके लिए वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है, उसके लिए वैल्यूज यहां पर मेंशन किया हुआ है। ये आपका z का पॉइंट का वैल्यू है, ये z का वैल्यू है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे कि हम लोग इस टेबल का इस्तेमाल करके कैसे सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे। तो हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हम डायरेक्टली इस फंक्शन का जो एरिया है उसके मदद से हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करें, ना कि हमें लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करना पड़े। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो एरिया है वो टेबल के रूप में आपको मेंशन रहेगा और आपको क्या करना है, x को z में कन्वर्ट करना है और इस फंक्शन के एरिया टेबल का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। ओके, तो इसका हम लोग एक क्वेश्चन जो टेबल है स्टूडेंट वो हम स्लाइड में इंक्लूड कर दिए हैं। ये टेबल है 3 स्लाइड में, सॉरी 4 स्लाइड में आपके पास यहाँ पर टेबल है। ठीक है, और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएट विथ म्यू इज इक्वल टू 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3। यहां पर कह रहा है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल को वेरिएट भी कहते हैं, विथ मीन इज इक्वल टू 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3। यानी कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल दिया हुआ है जिसका मीन 1 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कब, जब x जो है 3.43 से बड़ा हो और 6.19 से छोटा हो, पहला। दूसरा x जो है -1.43 से बड़ा हो और x जो है छोटा हो 6.19 से। तो इसका सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, हमारे पास जो x है वेरिएबल उसका मीन दिया हुआ है 1 और उसका सिग्मा दिया हुआ है 3। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालिए 3.43 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 6.19। इसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालने कह रहा है। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालने कह रहा है। तो यहाँ पर इसको अगर मान लें हम x1 और इसको मान लें x2, ओके, इसको मान लें x1 और इसको मान लें x2 और नीचे सॉल्यूशन लिखें x1 इज इक्वल टू 3.43, देयरफॉर z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस म्यू बाई सिग्मा। यही था हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला देख लेंगे पीछे चल के। फॉर्मूला हमारा यही था x माइनस म्यू बाई सिग्मा, x माइनस म्यू बाई सिग्मा। हमसे प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3.43 से लेस देन एंड इक्वल टू 6.19 तक के बीच में पूछ रहा है, और यहाँ जो रैंडम वेरिएबल है वो x है। हम इसको पहले z में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको पहले हम z में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा छोटा फॉन्ट यूज करते हैं। तो ये हमारा x1, ये हमारा x2। अब हम लिखेंगे अगर हमारा x1 इज इक्वल टू 3.43 है तो हमारा z1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.43 माइनस म्यू क्या है 1 और अपॉन सिग्मा क्या है 3। यहाँ से हमारा z1 का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर हम लोग z1 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो z1 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा, आएगा हमारे पास 3.43 माइनस 1 which is equal to 2.43 divided by 3 which is equal to 0.81। यहीं पर हम लोग x2 के लिए भी निकाल लेंगे। z2 का वैल्यू x2 है 6.19, तो हमारा z2 का वैल्यू आएगा 6.19 माइनस 1 बाई 3 विच इज इक्वल टू 6.19 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5.19 डिवाइड बाई 3 1.73।
यानी कि अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0.81 लेस देन इक्वल टू जेड, लेस देन जेड को हम इस तरह से काट दे रहे हैं जेड को, ताकि आपको 2 और जेड के बीच में अंतर समझ में आए। ओके, एग्जाम में नहीं काटिएगा। 0.81 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1.73। तो हम क्या किए, हम x को कन्वर्ट कर दिए z में, x को कन्वर्ट कर दिए z में। अब इस पॉइंट को हम इस ग्राफ पर डिनोट करेंगे। ये क्या है, मेरा 0 है, ये z है, इधर प्लस इंफिनिटी है, इधर माइनस इंफिनिटी है। क्योंकि z 0.81 से बड़ा और 1.73 से छोटा होना चाहिए, 0.81 से बड़ा और 1.73 से छोटा होना चाहिए। तो मान लो ये वाला लाइन डिनोट कर रहा है 0.81 और ये वाला लाइन डिनोट कर रहा है 1.73। ये है Z2 इज इक्वल टू, ये है Z1 इज इक्वल टू। तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है इस रीजन का एरिया। क्या निकालना है, इस रीजन का एरिया। एरिया निकल गया, प्रोबेबिलिटी अपने आप आ जाएगा। एरिया निकल गया, प्रोबेबिलिटी अपने आप आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम z is equal to 0.81 to z is equal to 1.73। ओके, z1 z2 कर दो। तो हमें क्या करना है, हमें एरिया अंडर द कर्व पता करना है। कहां से कहां तक, 0.81 से 1.73 तक, 0.81 से 1.73 तक। अब देखो, हम टेबल के बारे में आपको बताते हैं कि टेबल जो है वो कहां से कहां तक का एरिया देता है। टेबल जो है स्टूडेंट्स, जो ये टेबल बना हुआ है वो आपको एरिया 0 से देगा। 0 से कहने का मतलब है, अगर हम z इज इक्वल टू 1.73 तक का एरिया निकाल रहे हैं, अगर हम 0 से लेकर के 1.73 तक का एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो हमको टेबल से मिलेगा। ठीक है, टेबल जो है हमेशा 0 से एरिया देगा, हमेशा 0 से एरिया देगा। तो अगर हमको इस रीजन का एरिया निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, हमको क्या करना होगा, हमको पहले 0 से लेके 1.73 का एरिया, 0 से लेकर के 1.73 का एरिया हमें टेबल से लेना होगा, टेबल से लेना होगा, और उसमें से घटा देंगे, उसमें से घटा देंगे 0 से लेकर के 0.81 का एरिया। ठीक है, यानी कि जो पिंक वाला रीजन है 0 से लेकर के 1.73 के एरिया में से घटा देंगे 0 से लेकर के 0.81 का एरिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू एरिया फ्रॉम 0 to 1.73 माइनस एरिया फ्रॉम 0 to 0.81। ठीक है, तभी जाकर के हमारे लिए एरिया का वैल्यू फाइंड आउट होगा। ओके, अब हम लोग टेबल पे चलते हैं। तो टेबल से हम लोग निकालेंगे, यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, वैल्यू क्या था 0.81, 0.81 लेस देन इक्वल टू z, लेस देन इक्वल टू 1.73, 1.73 विच इज इक्वल टू
अब हम लोग एरिया को देखेंगे। अब हम लोग एरिया को देखेंगे कि एरिया 0 से लेकर के 1.73 तक टेबल में से कैसे निकलेगा। तो टेबल में हम जाएंगे 1.73 खोजेंगे तो आपको पता चलेगा 1.73 है ही नहीं। टेबल में देखिए z ये क्या है, x माइनस म्यू इक्वल टू सिग्मा, ये z ही है। तो z इज इक्वल टू 1.7 है, लेकिन 1.73 नहीं है। तो 3 कहां से आएगा? तो देखो ये और ये यहां पर जो टेबल दिया हुआ है उसमें इसको और इसको जोड़ना है। ये टॉप का जो रो है, सॉरी हाँ, टॉप का जो रो है और ये जो कॉलम है, ये एक्चुअली पॉइंट के एक डिजिट तक है। और जब पॉइंट के एक डिजिट के बाद दूसरा डिजिट आपको लेना है तो वो यहां से लेना होगा। तो पॉइंट के एक डिजिट तक का क्या है मेरा 1.7 है, उसके बाद जो डिजिट है वो 3 है, तो वो 3 डिजिट आपको यहां पर मिलेगा। तो यहां और यहां ये दोनों कहां पर मैच कर रहा है, तो यहां से लाइन चलेंगे और यहां से लाइन चलाएंगे, ये होगा मेरा एरिया। ये क्या है 0.4582, क्या है 0.4582। तो जो हमारा वैल्यू आएगा 0 से लेकर के 1.73 के लिए वो कितना वैल्यू होगा, वो होगा 0.4582। ठीक है, तो पहला वैल्यू आ गया 0.4582। अब माइनस करेंगे 0 से लेकर के 0.81। तो 0 से लेकर के 0.81 कहां से आएगा, तो देखेंगे 0.8 तो है, लेकिन 0.81 चाहिए, तो 1 यहां है, यानी कि इसका और इसका 0.2910 0.2910 0.2910 विच इज इक्वल टू कैलकुलेटर निकालेंगे और इसको तुरंत सॉल्व करेंगे। 0.4582 माइनस 0.2910 0.1672। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी है z का 0.81 से ज्यादा और 1.73 से कम के लिए वो कितना है 0.162 है, और यही फाइनली आपका x का भी प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि हम x को कन्वर्ट कर दिए हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको हम कन्वर्ट कर दिए हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। समझ गए स्टूडेंट? तो इसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था इसी में हमारा सेकंड नंबर, वो क्या कर रहा था, वो कह रहा था हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए। कहां से कहां तक हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, -1.43 जो x है वो है -1.43 से बड़ा और बराबर x लेस देन इक्वल टू 6.19। अब यहां पर भी हमको कन्वर्जन करना है। ये है मेरा x1 और ये है मेरा x2। अब जब x1 -1.43 है तो z1 क्या निकलेगा, -1.43 -1/3 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1.43 -1 इतना डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू -0.81 और फिर है हमारा x2 इज इक्वल टू 6.19। तो यहाँ से जब z2 निकालेंगे तो 6.19 -1/3 विच इज इक्वल टू 6.19 -1 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 1.73। क्या आएगा 1.73। आंसर क्या आएगा 1.73। ओके 1.73 हो गया। ठीक है, यहां पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकालना है फाइनली स्टूडेंट वो क्या है, वो है -0.81 से लेस देन इक्वल टू z
लेस देन इक्वल टू 1.73। अब देखो तुम लोग को लग रहा होगा सेम है, सेम नहीं है, ये नेगेटिव में है, यानी कि जब हम इसके लिए रीजन बनाएंगे तो ये आ जाएगा इधर, ये वैल्यू आ गया -0.81 से ये वैल्यू आ गया 1.73। ये Z1 इज इक्वल टू और ये Z2 इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, हमें इस एरिया का वैल्यू लेना है और उसमें इस एरिया के वैल्यू को जोड़ देना है। तो यहाँ सिंपल है, हमको Z इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1.73 और Z इज इक्वल टू 0 से लेकर के 0 का एरिया दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको इक्वल टू लिखेंगे एरिया फ्रॉम Z इक्वल टू 0 टू Z इज इक्वल टू -0.81 प्लस एरिया फ्रॉम Z इज इक्वल टू 0 टू Z इज इक्वल टू 1.73 विच इज इक्वल टू। अब अगेन हम लोग टेबल की ओर चलेंगे। टेबल में देखो माइनस कहीं नहीं दिखेगा, माइनस कहीं नहीं है, कहीं माइनस नहीं है, कहीं माइनस नहीं है, तो क्या करें, तो करें कुछ नहीं, क्योंकि चूंकि ग्राफ जो है हमारा वो कैसा है, तो पहले भी बताए हैं ग्राफ हमारा एक्सिस सिमेट्रिकल है, यानी कि सिमेट्रिकल ग्राफ है, ठीक है, एक्सिस सिमेट्रिकल है। अगर इसको एक्सिस मान ले, इसको अगर एक्सिस मान ले तो इधर इधर ग्राफ सेम है, तो इसको एक्सिस सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल कर्व कहेंगे। तो चूंकि सिमेट्रिकल है तो जितना Z इक्वल टू 0 से लेकर के -0.81 का एरिया है उतना ही Z इक्वल टू 0 से लेकर के +0.81 का एरिया होगा। तो ये माइनस जो है इसको अगर प्लस भी लिख दें तो कहीं से कोई गलती नहीं है, तो हम प्लस वाला ही एरिया ले लेते हैं। तो जो एरिया था वो क्या था 0.2910, एरिया क्या था 0.2910, तो क्या हो जाएगा 0.2910 प्लस 0 से लेकर 1.73 का एरिया कितना है 0.4582। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आ गया आपका, वो क्या आ गया 0.2910 प्लस 0.4582 विच इज इक्वल टू 0.7492। ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो जो दो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आया, एक ये है और दूसरा ये है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको कर्व में एरिया दिखा करके ही शो करना है, कर्व में एरिया दिखा करके ही आपको प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। जहां तक बात रहा टेबल का, आपको जहां पर भी क्वेश्चन पूछेगा वहां पर इस तरह का एक टेबल आपको दिया जाएगा। ओके, बिना टेबल के सॉल्यूशन नहीं होना है। अगर टेबल नहीं है तो फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर आपको बीटा फंक्शन का इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन e⁻z²/2 को आप सॉल्व कर पाइएगा। ओके, आपको बीटा फंक्शन और इंटीग्रेशन पर अच्छे से कमांड होना चाहिए, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, इन सब पे कमांड होना चाहिए। ओके, तभी जाकर के वो इंटीग्रेशन आपका कंप्लीटली सॉल्व होगा। तो हम लोग फ्यूचर में दोनों तरह के सवाल को भी करके हम लोग देखेंगे, टेबल से भी क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग गामा फंक्शन और जो इंटीग्रेशन है उससे भी क्वेश्चंस को करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।